तो अब हम लोग बढ़ेंगे फ़ोटोशॉप की सबसे ज़्यादा ज़रूरी प्रेफरेंसेस की तरफ, जो कि हैं परफॉर्मेंस की प्रेफरेंसेस। परफॉर्मेंस यानी फ़ोटोशॉप की स्पीड क्या होगी, वो रैम को किस तरह कंज्यूम करेगा और जितने हमारे हार्डवेयर के रिसोर्सेज हैं उनको बेहतर अंदाज में सॉफ्टवेयर कैसे इस्तेमाल करेगा। सॉफ्टवेयर की स्पीड को बढ़ाने के लिए ज़रूरी नहीं है कि उसके हार्डवेयर में ही कोई चेंजिंग की जाए। अक्सर औक़ात ऐसा भी होता है कि सॉफ्टवेयर की प्रेफरेंसेस में कुछ हल्की सी चीज़ें तब्दील करने से सॉफ्टवेयर की परफॉर्मेंस सही हो सकती है। तो आएँ स्क्रीन पे देखते हैं। परफॉर्मेंस प्रेफरेंसेस में आएंगे, कंट्रोल के प्रेस करके और फिर परफॉर्मेंस। सबसे पहला ऑप्शन है अवेलेबल रैम। तो फोटोशॉप जो है वो रैम फोकस्ड सॉफ्टवेयर है, यानी वो आपके कंप्यूटर की टेम्पोरेरी मेमोरी पे ही ज़्यादा फोकस्ड रहता है। अगर आप अपने कंप्यूटर के अंदर ग्राफिक्स कार्ड को या वीडियो कार्ड को समझें कि वो फ़ोटोशॉप में किसी भी तरह से कोई भी अपना किरदार अदा कर रहा है, तो ये गलत होगा, क्योंकि फ़ोटोशॉप जो है वो ज़्यादा आपकी रैम के ऊपर फोकस्ड होता है। तो अगर आप लोग फ़ोटोशॉप को सीख रहे हैं शौक की हद तक या फिर लर्निंग के प्रोसेस में हैं, तो फ़ोटोशॉप को यूज़ करने के लिए मेरा मशवरा यही होगा कि मिनिमम आपकी जो रैम है वो 16 GB तक हो। और अगर आप लोग बड़े प्रोजेक्ट्स पहले ही बना रहे हैं तो 32 GB की रैम आपके लिए इनफ होगी। 32 GB से ज़्यादा रैम फ़ोटोशॉप को यूज़ करते वक्त इतनी यूज़फुल नहीं होगी। 32 GB इनफ रैम होती है फ़ोटोशॉप के लिए। जहाँ तक ग्राफिक्स कार्ड की बात है, तो वो फ़ोटोशॉप के लिए ज़रूरी नहीं है। क्यों? क्योंकि ग्राफिक्स कार्ड का या वीडियो कार्ड का ताल्लुक मूविंग ऑब्जेक्ट से होता है। फ़ोटोशॉप के अंदर क्योंकि हमारी तस्वीर जो है वो स्टैटिक होगी, तो उसकी मूवमेंट इतनी ज़्यादा नहीं होगी। थोड़ा सा ग्राफिक्स कार्ड जो है वो यूज़ ज़रूर होगा जब भी तस्वीर को हैंड टूल के साथ मूव किया जाएगा, या फिर फ्लोटिंग विंडो को एक जगह से दूसरी जगह या फिर किसी पैनल को एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जाएगा, यानी कोई भी मूवमेंट होगी, ज़ूम मूवमेंट, पैन मूवमेंट, तो उसके अंदर ग्राफिक्स कार्ड का थोड़ा सा अमल दखल आएगा। तो यहाँ पे देखें अवेलेबल रैम, ये मुझे दिखा रहा है कि इस वक्त मेरे पीसी के अंदर इतनी रैम अवेलेबल है, यानी कंप्यूटर के अपने जो बुनियादी काम हैं वो करने के बाद रैम मेरे पास इतनी सी है, यानी 25 GB की रैम इस वक्त अवेलेबल है। और आइडियल रेंज ये आगे बता रहा है कि इस कंप्यूटर में जो सॉफ्टवेयर आप यूज़ कर रहे हो फ़ोटोशॉप, उसके लिए आइडियल रेंज ये है कि आप 13 से 18 GB तक की जो रैम है वो फ़ोटोशॉप के लिए मखसूस कर दो। आगे उसने हमें ये मीटर दे दिया है जिसके ज़रिए हम डिसाइड कर सकते हैं कि हमने फ़ोटोशॉप को कितनी रैम देनी है। तो डिफ़ॉल्ट जो है यहाँ पे 75% सेट होगा। जब डिफ़ॉल्ट इसको देखेंगे तो यहाँ पे मैंने 70% सेट किया हुआ है। क्यों? क्योंकि मैंने फ़ोटोशॉप के साथ 2 वीडियो रिकॉर्डर्स भी चलाने होते हैं। तो इसके लिए अगर आप कोई भी सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हैं फ़ोटोशॉप के साथ साथ, अगर कोई भी सॉफ्टवेयर आप लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, तो फ़ोटोशॉप की जो रैम का ये मीटर है उसको 70% पे सेट कर दें, ताकि थोड़ी सी जो रैम है वो उनको भी मिल सके। अगला ऑप्शन है ग्राफिक्स प्रोसेसर सेटिंग्स। ये हमारे ग्राफिक प्रोसेसर की सेटिंग्स हैं। तो यहाँ पे मेरा NVIDIA का जी फोर्स ग्राफिक्स कार्ड लगा हुआ है। अगर नॉर्मल लैपटॉप होंगे तो उनके अंदर उनका जो इंटेल का ग्राफिक्स कार्ड होता है वो लगा होगा। यूज़ ग्राफिक्स प्रोसेसर, यूज़ ग्राफिक्स प्रोसेसर, तो हाँ इस ऑप्शन को हम लोग चेक करेंगे, क्योंकि हमारी जूमिंग में, पैनिंग में कहीं ना कहीं ग्राफिक्स कार्ड जो है वो इस्तेमाल हो रहा होता है। आगे हैं एडवांस्ड सेटिंग्स, इनको खोलते हैं। ये ग्राफिक्स कार्ड की ही एडवांस्ड सेटिंग्स हैं। सबसे पहला ऑप्शन है यूज़ OpenCL ऑप्शन। जब भी आप लोग फ़ोटोशॉप के अंदर, मैंने आपको दिखाया था कि हम लोग फ्लिक पैनिंग करते हैं, जिसके अंदर पैन करें तो फिर आपकी जो तस्वीर है वो खुद ही
स्लाइड होती हुई आगे चली जाती है, या फिर एनिमेटेड जूम होता है, यानी स्क्रीन के ऊपर जूम का मैग्नीफायर सेलेक्ट करके दबा कर रखें तो वो तस्वीर जो है एक आहिस्ता आहिस्ता जूम होने लग जाती है। तो ये दोनों ऑप्शन और इस तरह के दूसरे एनिमेटेड किस्म के जो ऑप्शन हैं वो ओपन सी एल के ज़रिए इस्तेमाल होते हैं। तो यहाँ पे हम लोग ओपन सी एल को चेक करेंगे। दूसरा ऑप्शन है एंटी एलियस गाइड्स एंड पैथ्स, यानी ये हमारी जो सिलेक्शन होगी, एक तो सिलेक्शन होती है वो ऐसे ऐसे खुरदरी किस्म की होती है, तो ये उसको बिल्कुल प्लेन सिलेक्शन में दिखाएगा हमें हमारी स्क्रीन पे एंटी एलियस। इसको भी हम लोग चेक कर देंगे। आगे है 30 बिट डिस्प्ले, यानी फ़ोटोशॉप आपका किसी भी किस्म के डिस्प्ले पे खुले। आजकल के जो मॉडर्न डिस्प्लेज़ हैं, मोस्ट डिस्प्लेज़ वो 30 बिट डिस्प्ले की तरफ आते हैं, तो उसके ऊपर भी हमारा फ़ोटोशॉप जो है वो बेस्ट क्वालिटी प्रोवाइड करे, तो हम लोग इसको यहाँ पे भी चेक कर देंगे और फिर ओके। आगे हमारे पास ऑप्शन है हिस्ट्री एंड कैश ऑप्शन। हिस्ट्री और कैश वो डाटा है जो फ़ोटोशॉप यूज़ करते वक्त रैम मेमोरी के अंदर जो है वो स्टोर हो रहा होगा। रैम मेमोरी के अंदर जो हमारा टेम्पोरेरी डाटा होगा वो स्टोर होगा। फ़ोटोशॉप के अंदर हम लेयर बाय लेयर काम कर रहे होते हैं, यानी जो हम नेक्स्ट लेयर में कोई भी एक्शन जो परफॉर्म करेंगे उसका नीचे वाली लेयर के साथ भी इंटरेक्शन होगा, तब फाइनल रिज़ल्ट जो है वो स्क्रीन पे शो होगा। तो फ़ोटोशॉप को क्या करना पड़ता है कि उसको रैम के अंदर हर एक लेयर का डाटा, हर एक एक्शन का डाटा जो है वो रैम के अंदर स्टोर करके रखना पड़ता है। तो ये बहुत ही ज़्यादा रैम फोकस्ड सॉफ्टवेयर है, क्योंकि हर एक्शन अगले एक्शन से और पिछले एक्शन से बिल्कुल जुड़ा होता है, लेयर्स ब्लेंड हो रही होती हैं, तो इसीलिए इसकी रैम के अंदर हिस्ट्री और कैश हर वक्त स्टोर हो रहा होता है। ऑप्शन देखते हैं, ऑप्टिमाइज कैशे लेवल्स एंड टाइल साइज फॉर वेब डिज़ाइन, फोटोग्राफी और ह्यूज पिक्सल डायमेंशंस। यहाँ पे दो वर्ड्स जो हैं कैशे लेवल्स और टाइल साइज, इनको हम लोग समझेंगे कि ये क्या है। तो कैशे लेवल्स के बारे में बात करते हैं। फ़ोटोशॉप के अंदर आप तस्वीरों को जूम करते हैं, इतनी सी तस्वीर थी, उसको जूम करते हैं, डिफरेंट लेवल्स के ऊपर लेकर जाते हैं। तो कैशे लेवल्स क्या करता है, जब तस्वीर छोटी थी उसका एक इंस्टेंस अपने अंदर स्टोर करके रख लेगा। यानी अगर मैंने कैशे लेवल्स 4 सेलेक्ट किए हुए हैं तो वो जूम की 4 पोजीशंस को स्टोर करके रख लेगा रैम के अंदर। यानी अगली दफ़ा जब मैं उस जूम लेवल से उसके किसी और जूम लेवल पे जाऊंगा तो वो पहले से उसने कैलकुलेट करके रखा होगा, उसको दोबारा कैलकुलेट नहीं करना पड़ेगा। इसीलिए कैशे जितने ज़्यादा होंगे, कैशे लेवल्स जितने ज़्यादा आपने सेव करके रखे होंगे, तो आपका जो जूम है या आपकी जो पैनिंग है वो ज़्यादा फास्ट होगी और उसमें रैम भी फिर थोड़ी सी ज़्यादा कंज्यूम होगी, लेकिन आपकी जो परफॉर्मेंस है वो स्मूथ हो जाएगी। तो यहाँ पे देखते हैं, अगला ऑप्शन है आपका टाइल साइज़ का ऑप्शन। टाइल साइज़ का ऑप्शन एक्सप्लेन करने के लिए हम लोग फ़ोटोशॉप के अंदर जाएंगे। यहाँ पे मैं इसको ओके करूँगा। एक न्यू फाइल, ये न्यू फाइल के बटन पे क्लिक करके एक न्यू फाइल क्रिएट करेंगे। यहाँ पे 1920 बाय 1080 पिक्सल्स की हम लोग फाइल क्रिएट करेंगे, जो कि स्क्रीन्स का एक स्टैंडर्ड साइज़ होता है। यहाँ पे पिक्सल्स क्रिएट करेंगे क्योंकि ये 9020 और 1080 ये पिक्सल्स हैं, यानी उसकी विड्थ में 1900 के अराउंड पिक्सल्स हैं और यहाँ पे 1080 पिक्सल्स उसकी हाइट के पिक्सल्स हैं और 1900 जो है वो उसकी लंबाई के पिक्सल्स हैं, जो कि हमारा एक स्टैंडर्ड स्क्रीन का साइज़ होता है। उसके बाद रेजोल्यूशन है। यहाँ पे जब भी हम लोग वेब के लिए काम करेंगे, यानी इंटरनेट की दुनिया के लिए काम करेंगे, तो यहाँ पे हम लोग 72 ये वाला नंबर रखेंगे कि 72 पिक्सल्स पर इंच। उसके बाद कलर मोड है,
हम लोग RGB कलर मोड यूज़ करेंगे, 8 बिट की फ़ाइल यूज़ करेंगे, नॉर्मल फ़ाइल यूज़ करेंगे इंटरनेट की दुनिया के लिए। लेकिन जब प्रिंट में जाएंगे तो वहाँ पे बिट्स बढ़ा सकते हैं। बैकग्राउंड में वाइट ले रहा हूँ और यहाँ पे कलर प्रोफाइल को हम लोग सिलेक्ट करेंगे। तो यहाँ पे कलर प्रोफाइल हम लोग Adobe RGB रखेंगे और बाद में हम लोग ये भी देखेंगे कि इसी को स्टैंडर्ड कैसे सेट करना है, यानी जब भी मैं कोई नई फाइल क्रिएट करूं तो वो ऑटोमेटिकली Adobe RGB में ही क्रिएट हो। उसके बाद पिक्सल एस्पेक्ट रेशो है, यानी पिक्सल्स की शेप क्या होगी, तो हम लोग नॉर्मल स्क्वायर पिक्सल्स रखेंगे और क्रिएट के ऊपर क्लिक कर देंगे। यहाँ पे मेरी एक नॉर्मल फाइल यहाँ पे क्रिएट हो गई है। अब ये वेब के लिए डिज़ाइन की गई फाइल है, पिक्सल्स बहुत कम है, पिक्सल्स पर इंच DPI कहते हैं, बहुत कम है, वेब के लिए ओरिएंटेड फाइल है। यहाँ पे मैं एडिट में जाऊँ, प्रेफरेंसेस, परफॉर्मेंस, तो यहाँ पे भी देखें वेब के बटन पे क्लिक करूँ तो यहाँ देखें टाइल का साइज़ कितना है, 128K। यहाँ पे K का मतलब है किलोबाइट्स। और जब मैं फ़ोटोग्राफी पे क्लिक करता हूँ तो ये 1000 किलोबाइट पे चला जाता है। यानी वेब पे ये थोड़ा है, कैशे लेवल्स भी थोड़े हैं, यानी वेब की फ़ाइल जो है वो दूसरी फाइल्स की बनिस्बत एक छोटी फ़ाइल होती है। यहाँ पे ओके करूँगा तो टाइल साइज़ क्या है, यहाँ पे मैं एक ग्रिड बनाऊँगा, यानी गाइड्स यहाँ पे क्रिएट करूँगा। मैं व्यू में आएंगे, ऊपर ऑप्शन व्यू, न्यू गाइड लेआउट के ऑप्शन पे क्लिक करूँगा। यहाँ पे ये जो भी दूसरी चीज़ें जितनी भी हैं उनको यहाँ पे 0 करके 3 कॉलम्स लिखूँगा, एंटर दबाऊँगा, व्यू, न्यू गाइड लेआउट, और यहाँ पे कॉलम्स मैंने दे दिए हैं 3। यहाँ पे रोज़ को भी चेक करूँगा, बाकी सारे ऑप्शन को 0 करूँगा और यहाँ पे 3x3 की डिवीज़न बना लूँगा। सारे ऑप्शंस 0 हैं, अनचेक्ड हैं, सिर्फ और सिर्फ कॉलम्स और रोज़ को चेक करके 3-3 दे के उनकी ये गाइड का एक लेआउट बना लिया है मैंने। यहाँ पे ओके करूँगा तो ये देखें गाइड्स हो सकता है हमें सही से नज़र ना आ रही हो, तो पहले इनका व्यू ज़रा सही करते हैं। लेयर के ऊपर आके क्लिक करेंगे, अपने कलर पिकर में जाएंगे, यहाँ पे आके एक डार्क ग्रे कलर चूज़ करके ओके कर दूंगा। अब इस लेयर को फिल कर दूंगा इस रंग के साथ जो कलर पिकर में लिया था। फिल करने के लिए कीबोर्ड के ऊपर आकर आल्ट बैक स्पेस का जो की है वो दोनों कीज़ दबाऊंगा तो ये देखें बैकग्राउंड जो है वो फिल हो गया उस कलर से जो फोरग्राउंड में था। कलर पिकर के यहाँ पे ऊपर जो कलर है वो फोरग्राउंड कलर है, नीचे जो कलर है वो बैकग्राउंड कलर है। तो फोरग्राउंड से आल्ट प्लस बैक स्पेस दबा के इसने इसको फिल कर दिया है। तो यहाँ पे देखें छोटी फाइल की 9 टाइल्स जो हैं वो फोटोशॉप में यहाँ मैंने दिखा दी हैं। एक टाइल का साइज़ कितना है, फोटोशॉप इसको कह रहा था 124 अराउंड इसके किलोबाइट्स वो दिखा रहा था। कंट्रोल के तो ये देखें 128 किलोबाइट अज्यूम कर लेते हैं कि एक टाइल है, तो 111111 तो ये तकरीबन 1000 किलोबाइट्स की फ़ाइल है। सोचिए मेरी ये एक फ़ाइल जो है वो 1000 किलोबाइट यानी 1 MB की फ़ाइल है। तो इसके अंदर टाइल्स इतनी होंगी, छोटी फ़ाइल के अंदर छोटी टाइल्स होंगी। अगर यही फ़ाइल बड़े साइज़ की होती, ये छोटी फ़ाइल है, कंप्यूटर की दुनिया की फ़ाइल है, बड़ी फ़ाइल होती पोस्टर के लिए, प्रिंट के लिए, तो इसी फ़ाइल के साइज़ को अगर मैं बड़ा करूं तो ऊपर आएंगे इमेज में कैनवस साइज़, इसी को 4 गुना बड़ा करना है तो इन दोनों वैल्यूज़ को मैं 4 से मल्टीप्लाई कर दूंगा।
कैलकुलेटर में आएंगे, नाइन्टी 20 इंटू 4 7680। दूसरी वाले को कैलकुलेट करेंगे 1080 इंटू 4 4320 4320। तो ये उसका 4 गुना बड़ा साइज होगा। दोनों ही पिक्सेल्स की अमाउंट को मैंने 4 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया है। ओके करूँगा, ये देखें, जूम पे आऊँगा, ये मैग्नीफायर पे क्लिक करके लेफ़्ट साइड पे ड्रैग करूँगा, छोटा हो गया। तो ये हमारी छोटी फाइल थी, उसके डिवीजन्स भी, टाइल्स की जो डिवीजन्स भी थी वो छोटी थी। बड़ी फाइल है, इसकी फ़ोटोशॉप टाइल्स की डिवीजन्स भी जो हैं वो बड़ी करेगा। कैसे करेगा? व्यू, क्लियर गाइड्स, फिर से व्यू में आएंगे और न्यू गाइड लेआउट बनाएंगे। ये देखें 3x3 मैंने बना दिया। ओके करूँगा, कलर नज़र नहीं आ रहा। अब अगर मैं फिल करूँगा इस लेयर को किसी भी कलर के साथ, तो वो इसको भी फिल कर देगा और इसको भी, पहले वाली जो तस्वीर है इसको भी वो फिल कर देगा। लेकिन मुझे सिर्फ इस एरिया को अभी फिल करना है। तो ऊपर आऊँगा मैं, यहाँ पे 1 2 3 4, ऊपर से चौथे नंबर पे टूल के अंदर यहाँ पे एक टूल है, इस पे साइड क्लिक करें और यहाँ से क्विक सिलेक्शन टूल क्लिक कर दें। ये कलर्ड एरिया में आए, मेक श्योर के लेयर सिलेक्टेड है। कलर एरिया में आकर क्लिक करके ड्रैग करें तो वो उस कलर्ड एरिया को कैच कर लेगा। क्विक सिलेक्शन टूल क्या करता है, जहाँ तक बाउंड्री उसे नज़र आ रही होती है वहाँ तक सिर्फ सिलेक्शन बना लेता है। मुझे इसको रीकलर नहीं करना है, मुझे इसके इर्द गिर्द मौजूद बाकी एरिया में रंग भरना है। तो मैं क्या करूँगा, सिलेक्टेड हुए एरिया में राइट क्लिक करूँगा और सिलेक्ट इनवर्स के बटन पे क्लिक कर दूंगा, यानी इसके अलावा बाकी सारे एरिया को वो सिलेक्ट कर लेगा। सिलेक्ट इनवर्स, तो ये देखें बाकी सारे एरिया को उसने सिलेक्ट कर लिया है। अब मैं आऊँगा कलर पिकर के ऊपर क्लिक करूँगा और लाइट ग्रे कलर चूज़ कर लेता हूँ कोई भी और ओके प्रेस कर दूँगा। अब ये सिलेक्शन एक्टिव है, ये चूंटियाँ चलती हुई नज़र आ रही होंगी, यानी ये सिलेक्शन जो है वो एक्टिव है। अब कीबोर्ड के ऊपर आऊँगा, आल्ट बैक स्पेस दबाऊँगा, देखिए उसने सिलेक्शन के अंदर फोरग्राउंड कलर को भर दिया है। सिलेक्शन को ऑफ करना है, कीबोर्ड पे जाऊँगा, कंट्रोल डी प्रेस करूँगा, सिलेक्शन बंद हो जाएगी। फाइल का साइज़ बड़ा था तो फाइल के जो टाइल्स हैं उनका साइज़ भी बड़ा होगा। टाइल क्या चीज़ है, यानी फ़ोटोशॉप जो है वो एक दफ़ा में आपकी पूरी तस्वीर को स्कैन नहीं करता है, कंप्यूट नहीं करता है, वो तस्वीर को टुकड़ों में बांट लेता है ताकि कंप्यूटेशन आसान हो सके। बड़ी फ़ाइल के अंदर आप बहुत छोटा छोटा नहीं लिखेंगे, छोटी फ़ाइल के अंदर आप छोटा छोटा लिखेंगे, इसीलिए उसके अंदर टाइल का साइज़ भी छोटा होगा। बड़ी फ़ाइल के अंदर आप बड़े बड़े पैटर्न्स बनाएंगे तो टाइल्स का साइज़ भी बड़ा ही होगा, उसमें छोटी टाइल रखना बिल्कुल बेमायनी बात होगी। जैसे यहाँ पे देखें, जूम करता हूँ, नीचे से ऊपर जाते वक्त यहाँ पे शेप्स का टूल होगा, उस पर क्लिक करता हूँ, फिर बल्कि साइड क्लिक करता हूँ और उसमें से एलिप्स टूल ले लेता हूँ। लेयर पे आता हूँ, क्लिक करके ड्रैग करता हूँ और छोड़ देता हूँ। शेप का टूल सिलेक्टेड है, ऊपर बार में देखें तो यहाँ पे फिल का ऑप्शन आ रहा होगा, इस पे जहाँ रंग है वहाँ पे क्लिक करूँगा और यहाँ से ये कलरफुल बॉक्स होगा उस पर क्लिक करूँगा तो ये देखें कलर सिलेक्शन फॉर शेप खुल जाएगा, यानी शेप के लिए कलर को सिलेक्ट करने का ऑप्शन। यहाँ से कोई भी रंग, यहाँ से उसकी
कलर जो भी चाहिए और यहाँ से उसकी ह्यू और सैचुरेशन और ब्राइटनेस यहाँ से सिलेक्ट कर लूँगा। तो यहाँ मैंने डार्क सा एक रंग सिलेक्ट करके ओके कर दिया है, तो उसने उसको फ़ौरन इसमें भर दिया है। एंटर प्रेस करूँगा, फिर से एंटर, तो ये देखें रंग इसमें आ गया है। तो छोटी फाइल के अंदर इतनी सी ही चीज़ आप लोग बनाएंगे, इतनी बड़ी चीज़ नहीं बनाएंगे। डिटेल जो है वो आपकी इतनी ही होगी, जो शार्प डिटेल, मेन डिटेल जो आपकी होगी वो इतनी होगी, जो कि मेरे इस वक्त 1-1.5 टाइल में पूरी आ रही है। तो यहाँ पे जब इतनी इतनी इन्फॉर्मेशंस होंगी तो पूरे फाइल जितना या इतनी बड़ी टाइल का होना कोई ज़रूरी नहीं है, वो एक्स्ट्रा स्पेस है। यानी डिटेल इतनी इतनी अमाउंट में ही ऐड हो रही होगी, तो फ़ोटोशॉप के ऊपर एक्स्ट्रा लोड डालना कि वो एक दफ़ा में इतनी बड़ी टाइल को स्कैन करे इतनी छोटी सी फाइल के लिए, तो वो बिल्कुल भी कोई मैनेजेबल बात नहीं है। दूसरा, अगर बड़ी फाइल में आऊँ, शेप टूल लूँगा, दोबारा से एलिप्स सेलेक्टेड है, क्लिक करूँगा, ड्रैग करूँगा और यहाँ पे बन जाएगी। एंटर प्रेस करूँगा तो वो हो जाएगी। देखिए बड़ी फाइल के अंदर एलिमेंट्स कुछ इस साइज़ के होंगे, तो वो भी देखें एक टाइल के अंदर पूरा आ रहा है। तो टाइल जो है वो फ़ोटोशॉप का डिफरेंट साइज़ को मैनेज करने का एक तरीका, एक प्रोग्राम है, जिसके अंदर वो छोटी फाइल को छोटे टुकड़ों में और बड़ी फाइल को बड़े टुकड़ों में डिवाइड करता है। तो अगर मैं बड़ी फाइल को ही छोटे छोटे पीसेस में डिवाइड करूं तो क्या होगा? व्यू पे आऊँगा, न्यू गाइड लेआउट पे आऊँगा, कंट्रोल जी, व्यू, न्यू गाइड लेआउट, यहाँ पे मैं 10 बाय 10 का लेआउट बना रहा हूँ और क्लियर एग्जिस्टिंग गाइड्स यानी पुरानी गाइड्स को इरेज कर रहा हूँ। ओके, तो ये देखें, अब बड़ी फाइल को अगर आप छोटी फाइल वाले 128 KB की टाइल्स में डिवाइड कर दें तो क्या होगा? तो डेफिनेटली फ़ोटोशॉप के ऊपर लोड बहुत ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि अब जब भी आप लोग जूम इन करेंगे, जूम आउट करेंगे या फिर हैंड टूल से इधर उधर जाएंगे, तो फ़ोटोशॉप के ऊपर लोड ये पड़ेगा कि अब उसे एक एक टाइल को जो है वो अलग अलग से कंप्यूट करना पड़ेगा। यानी अगर ये एक स्फेयर था तो उसको यहाँ पे इन 6 की 6 टाइल्स को कंप्यूट करना पड़ेगा बड़ा करने के लिए, प्रोसेस करने के लिए। तो इसीलिए बड़ी तस्वीर में टाइल्स का साइज़ भी बड़ा हो जाता है, ताकि प्रोसेसिंग बिल्कुल इफ़ेक्टिव हो, मैनेजेबल हो, परफेक्ट हो। तो यहाँ पे मैं व्यू, क्लियर गाइड्स करता हूँ। तो ये हम लोगों ने टाइल्स को समझा कि वो क्या थी। तो प्रेफरेंसेस में जाते हैं, परफॉर्मेंस, तो यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे हमने अब इनको सेट कैसे करना है। तो मोस्टली जो हमारा इस कोर्स का जो डेटा होगा, जो तस्वीरें होंगी, वो फ़ोटोग्राफी होंगी, फ़ोटोग्राफी के एडिट्स होंगे, फ़ाइल का साइज़ थोड़ा ज़्यादा ही होगा। तो इसीलिए मैं यहाँ पे 1024 किलोबाइट वाला जो टाइल साइज़ है वो चूज़ कर रहा हूँ। और कैशे लेवल्स मुझे परफॉर्मेंस चाहिए है, तो मैं इसको 6 पे सेट कर रहा हूँ। इसको मैं 6 पे ही सेट करता हूँ। ओके हो गया। परफॉर्मेंस, अगला ऑप्शन हमारा परफॉर्मेंस में आखिरी ऑप्शन है हिस्ट्री स्टेट्स का ऑप्शन। हिस्ट्री स्टेट्स क्या होती हैं? फ़ोटोशॉप के अंदर जैसा कि मैंने पहले बताया कि हर जो एक्शन परफॉर्म हो रहा होता है वो रैम के अंदर साथ ही साथ स्टोर होता है। हिस्ट्री स्टेट क्या होती है? जब आप अपने कीबोर्ड के ऊपर कंट्रोल जी का बटन प्रेस करते हैं तो आप कुछ लेवल पीछे चले जाते हैं। तो यही हिस्ट्री स्टेट्स हैं कि आप कितने लेवल, कितने एक्शन पीछे जा सकते हैं। हिस्ट्री स्टेट अगर 1 पे सेट होगी तो कंट्रोल जी जो है वो एक दफ़ा काम करेगा, उससे ज़्यादा दफ़ा काम नहीं करेगा। तो मैं यहाँ पे हिस्ट्री स्टेट्स जो हैं वो ज़्यादा ही सेट करूँगा, क्योंकि मुमकिन है कि अगर मैंने घंटे 2 घंटे भी काम किया है तो मुझे ऐसा लगे कि मुझे अपनी
पहले एक्शन पे जाना है, यानी बहुत पीछे मैंने कुछ किया था वहाँ पे जाना है, तो मैं उसके लिए हिस्ट्री स्टेट्स जो हैं उनको ज़्यादा सेट करूँगा। यहाँ पे मैं इनको 500 पे सेट करता हूँ, तो मेरे वर्क फ्लो में ये 500 के ऊपर सेट होती हैं। तो ये हम लोगों ने ऑप्शंस जो हैं वो अपने परफॉर्मेंस के हिसाब से बिल्कुल सही सेट कर लिए हैं। अगला ऑप्शन है स्क्रैच डिस्क का ऑप्शन। स्क्रैच डिस्क क्या है? फोटोशॉप जब भी कोई काम करेगा, कोई भी एक्शन परफॉर्म करेगा, तो हम लोगों ने ये देख लिया है कि वो रैम के अंदर स्टोर करेगा। अब अगर आपकी रैम फिल हो जाती है किसी मकसद की वजह से, किसी भी काम की वजह से आपकी जो रैम है उसमें अब जगह नहीं बची है नेक्स्ट ऑप्शन को परफॉर्म करने के लिए, तो फोटोशॉप क्या करेगा, वो आपकी हार्ड डिस्क की तरफ चला जाएगा या एसएसडी की तरफ चला जाएगा, यानी जो आपकी दिस पीसी के अंदर जो ड्राइव्स हैं उनके ऊपर चला जाएगा और उनमें से थोड़ी सी जगह लेना शुरू कर देगा। अगर आपने देखा भी हो कि आपकी जब सी ड्राइव जो है वो फुल हो जाती है तो सॉफ्टवेयर के अंदर भी लैग आने लग जाता है, यानी सॉफ्टवेयर चाहता था कि वो सी ड्राइव से थोड़ा सा डाटा, थोड़ी सी जगह ले ले अपने ऑप्शन को, अपनी जो परफॉर्मेंस है उसको सही रखने के लिए, तो इसे कहते हैं स्क्रैच डिस्क का ऑप्शन। तो अगर आपकी सी ड्राइव या कोई भी ड्राइव जो है वो फिल हो रही है, तो फिर इसके अंदर ऑप्शन ये हो सकता है कि आप लोग कोई एक्स्ट्रा ड्राइव पड़ी हुई है आपके पास एक्स्ट्रा ड्राइव, तो उसको अपने पीसी के साथ अटैच कर लें। इससे क्या होगा, और यहाँ पे आने के बाद आपने अटैच कर ली एक एक्स्ट्रा ड्राइव, यहाँ पे आएंगे फिर हम लोग, जैसे मैंने यहाँ पे मेरी सी फिल हो गई थी तो मैंने यहाँ पे यू को सिलेक्ट कर लिया है। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे सी को अनचेक कर दूँगा और यू को चेक्ड रख लूँगा। इससे क्या होगा कि वो सी की तरफ नहीं जाएगा जो कि फिल हो चुकी है, और वो नई ड्राइव में से थोड़ी सी परफॉर्मेंस जो है वो ले लेगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जो नई ड्राइव है वो 400 GB की हार्ड डिस्क है तो 400 GB की रैम मिल जाएगी, नहीं, ऐसा नहीं होगा। हार्ड ड्राइव जो होती है उसका परफॉर्मेंस को इंक्रीज़ करने में बहुत ही वो स्लो होती है। हार्ड ड्राइव्स और एसएसडीज जो हैं वो डेफिनेटली बहुत स्लो होती हैं। रैम तो बनी ही इस मकसद के लिए है कि वो जल्दी जल्दी डाटा को ट्रांसफ़र करे। हार्ड डिस्क इतनी जल्दी डाटा को ट्रांसफ़र नहीं कर सकती, वो स्लो हैं, बट एक एक्स्ट्रा डूबते को तिनके का सहारा वो प्रोवाइड कर सकती हैं बस। तो अगर आपकी ड्राइव फिल है, एक्स्ट्रा ड्राइव लें, पेन ड्राइव लें, कंप्यूटर के साथ लगाएं और यहाँ पे आकर अपनी जो नेटिव ड्राइव है उसको अनचेक करें और नई उसको चेक कर लें, तो इससे डेफिनेटली जो परफॉर्मेंस है उसके अंदर बूस्ट आ जाएगा। तो ये हमारा स्क्रैच डिस्क का जो टॉपिक था ये भी क्लियर हो गया, और परफॉर्मेंस की ये प्रेफरेंसेस भी जो हैं मैंने सेट कर ली हैं। तो यहाँ पे हमने देखा कि किस तरह से अपने कंप्यूटर के अंदर, अपनी फ़ोटोशॉप के अंदर प्रेफरेंसेस को किस तरह सेट करना है, और फ़ोटोशॉप को उसकी प्रोग्रामिंग के अंदर किस तरह समझना है। ये एस्पेक्ट बहुत ज़रूरी है। सिर्फ फ़ोटोशॉप के टूल्स को जान लेना ज़रूरी नहीं है, क्योंकि कहीं ना कहीं जाकर वो टूल्स आपकी समझ में नहीं आएगा कि वो क्या कर रहा है और क्यों कर रहा है। तो इसके लिए फ़ोटोशॉप की प्रेफरेंसेस को, उसके ऑप्शंस को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है।